डियर स्टूडेंट, यूट्यूब चैनल PKJDITI में आपका स्वागत है। आइए आज हम बात करेंगे फीटर फर्स्ट ईयर ट्रेड थ्योरी और चैप्टर हमारा यूनिट होगा 19 फेरस मेटल यानी लौह धातु। लौह धातु के बारे में पढ़ेंगे। तो लौह धातु को समझने के लिए हमें उसके साथ अन्य चीज़ों को समझना पड़ेगा ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। इसलिए मेटल्स चैप्टर से ही पूरे चीज़ को हम एक साथ करके आपको बताएंगे ताकि कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। जैसे लौह धातु क्या होती है, लौह धातु क्या होती है, उप धातु क्या होती है, धातु क्या होती है, इस तरह से कन्फ्यूजन हो जाएगा, जिसमें से हमको एक ही चीज़, एक ही टॉपिक पढ़ना है, फेरस मेटल जिसको बोलते हैं लौह धातु। लेकिन हम सब चीज़ को एक साथ जोड़ के रिलेट करके बताएंगे ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं धातु क्या होता है। तो धातु होती क्या है? तो वे तत्व जिनके बाहरी कक्षा में 1, 2 या 3 फ्री इलेक्ट्रॉन हो और इलेक्ट्रॉन त्याग करके धन आयन बनाए उसको हम धातु कहते हैं, शर्त हाइड्रोजन को छोड़ के। डिफिनीशन एक बार और जानिए कि वे तत्व जिनके बाहरी कक्षा में 1, 2 या 3 फ्री इलेक्ट्रॉन हो और इलेक्ट्रॉन को त्याग करके वो धन आयन बनाए तो उसे धातु कहते हैं, जिसमें हमारा हीट और इलेक्ट्रिक दोनों का फ्लो हो सके। लेकिन एक कंडीशन है, एक शर्त है, हाइड्रोजन को छोड़ के। क्लियर? धातु जान गए। अब आप जानिए अधातु, यानी वे तत्व जिनके बाहरी कक्षा में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन हो और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋण आयन बनाए उसको अधातु कहते हैं। जान गए? अब अधातु के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो अधातु के अंतर्गत आता है हमारा टिम्बर हो गया, यानी कास्ट लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गया, पेंट हो गया, हीट रेजिस्टेंस हो गया, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस हो गया, हार्डवेयर पार्ट हो गया। ये सारे के सारे हमारे अधातु के अंतर्गत आते हैं। आप कहेंगे कि अगर लकड़ी अधातु है तो उसमें कैसे इलेक्ट्रिक फ्लो, हरी लकड़ी में इलेक्ट्रिक फ्लो हो जाता है और अधातु है। अधातु की तो परिभाषा मैंने दिया जिसमें इलेक्ट्रिक फ्लो ना हो, हीट फ्लो ना हो। लेकिन क्योंकि जो भी हमारा इलेक्ट्रिक फ्लो होने का पथ होता है और जो भी तत्व होता है उसके बाहरी कक्षा में जब तक मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं तो वो हमारा इलेक्ट्रिक को फ्लो नहीं करने देता है। जब मुक्त इलेक्ट्रॉन रहेगा, मौजूद रहेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद रहेगा, तभी उसमें इलेक्ट्रिक फ्लो होगी। इसलिए जो पेड़ होता है, लकड़ी होती है, गीली लकड़ी होती है या हरे पेड़ होते हैं, इसमें इलेक्ट्रिक फ्लो हो जाता है। लेकिन उसी को काट के सुखा दीजिए, बिल्कुल उसके अंदर से गीलापन को दूर कर दीजिए तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रह जाएंगे और उसमें इलेक्ट्रिक का फ्लो नहीं होगा। क्लियर? चलिए आगे हम बात करेंगे कि अब धातु के बारे में। तो धातु को हमने 2 रूप में बांटते हैं। एक हमारा होता है फेरस मेटल, जो इसी को हमको पढ़ना है, इसी के बारे में चर्चा करना है, फेरस मेटल, और दूसरा होता है नॉन फेरस मेटल। तो फेरस मेटल क्या होता है, लौह धातु क्या होता है? तो वे धातु या वे तत्व जिनमें मुख्यतः लोहा पाया जाता है उसे लौह धातु कहते हैं। जैसे पिग आयरन, कास्ट आयरन, रॉट आयरन, स्टील, एलॉय स्टील, ये सब क्या है? लौह धातु हैं। इसमें मुख्य भाग क्या होता है? लोहा होता है। अलौह धातु क्या होती है? तो अलौह धातु वे धातुएं जिनमें मुख्यतः लोहा न हो वो हमारी क्या कहलाती है? अलौह धातु कहलाती है। जैसे एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, कॉपर का मतलब तांबा, एल्युमिनियम, कॉपर, जिंक, टीन, लेड, सिल्वर, गोल्ड, ये ब्रास, ये सब क्या है? लौह धातु हैं, क्योंकि इसमें लोहा नहीं होता है, बिल्कुल नहीं इसमें लोहा होता है। ये चीज़ जान गए आप? तो ये आप क्लियर हो गया आपको ये चीज़ की धातु क्या होता है, उपधातु क्या होता है और अधातु क्या होता है। क्लियर? अब हमारा उपधातु के बारे में मैंने बताया कि वे धातुएं, बता दे रहे हैं, वे धातुएं जो धातु, वे तत्व जो धातु और अधातु दोनों के जैसा व्यवहार करे, यानी दोनों का गुण रखे, उसी को हम बोलते हैं उपधातु। उपधातु के अंतर्गत हमारा जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये सब हमारे उपधातु हैं। लिख दे रहे हैं। सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये सब हो गए हमारे उपधातु के अंतर्गत। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि उपधातु वे धातु जो
वे तत्व, धातु तो बोलेंगे नहीं, वे तत्व जो धातु तथा अधातु दोनों का व्यवहार करे उसी को हम बोलते हैं उपधातु। जैसे एग्जाम्पल के रूप में ले लीजिए, मेल और फीमेल होता है, तो कोई ऐसा भी जेंडर होता है जो मतलब मेल और फीमेल दोनों का गुण रखे, उसको जेंडर बोलते हैं। उसी तरह से ये भी रहता है, धातु का भी गुण रखता है कुछ और कुछ अधातु का भी गुण रखता है, इसीलिए इसको उपधातु बोल देते हैं। इसके अंतर्गत मतलब सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये सब चीज़ आते हैं। हम लौह धातु के बारे में पढ़ेंगे। तो लौह धातु का मतलब देखिए, पिग आयरन, कास्ट आयरन, रॉट आयरन, स्टील, एलाई स्टील। अब पिग आयरन क्या होता है, तो आयरन का जो अयस्क होता है, मैं इसके लिए क्लास में पढ़ा चुका हूँ, टोटल इसका नोट दे दिया हूँ, सारे फर्नेस को बता दिया हूँ, सारे का अयस्क बता दिया हूँ, सब लिखवा दिया हूँ कि लोहे का अयस्क क्या होता है, तो लोहा कैसे पैदा होता है। तो लोहे का एक खान होता है और उस खान से, उस माइन से खनिज को निकालते हैं, खनिज को फिल्टर करके उसके बाद उसको गलाते हैं, गला करके कुछ अशुद्धियाँ होती हैं दूर करते हैं, उसके बाद से पिग आयरन बनाते हैं। पिग आयरन के बाद से फिर मॉडिफाई करके कास्ट आयरन, फिर रॉट आयरन, फिर स्टील, ये सब सारे चीज़ बनते हैं। तो उन सब चीज़ को मैंने पढ़ा दिया हूँ, नोट्स आप पढ़िएगा और सब कैलकुलेशन का मेटल्स चैप्टर का टोटल क्लियर हो जाएगा। बट यहाँ रिवीजन के तौर पे, आप क्लास के तौर पे हम आपको बता रहे हैं, गौर करिए। पिग आयरन, तो इससे क्वेश्चन क्या बनता है कि पिग आयरन जो होता है वो हमारा बिल्कुल एकदम रद्द लोहा होता है, इसको हम डायरेक्ट इंडस्ट्री में यूज नहीं करते हैं। ये खनिज से जो ब्लास्ट फर्नेस में गला करके और ढाल लिया जाता है, उसी को हम बोलते हैं पिग आयरन। ये यूज के लिए नहीं रहता है। अब उसको मॉडिफाई करके, चेंज करके, उसके यांत्रिक गुण में, भौतिक गुण में कुछ परिवर्तन करने के बाद से हम अन्य लोहा को प्राप्ति करते हैं और उसको हम इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले जो प्राप्त होता है वो कौन सा लोहा होता है, तो पिग आयरन होता है। खनिज से प्राप्त होने वाला लोहा पिग आयरन किस भट्ठी में उसको पिघला करके बनाया जाता है, तो उसका नाम होता है ब्लास्ट फर्नेस। यहाँ लिख दे रहे हैं ब्लास्ट, हिंदी में लिख दे रहे हैं, देखिए कई बार पूछा है, नाम लिखता है धमन भट्ठी। धमन भट्ठी, धमन भट्ठी को ही बोलते हैं ब्लास्ट फर्नेस। और इसका गलनांक कितना होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, कितने टेम्परेचर पे ये लोहा गल जाता है, तो ये होता है 1250 डिग्री सी। इस पर कन्फ्यूजन नहीं होना है, कई सारे बुक में 1200 दिया होगा, कई जगह 1230 दिया होगा, कई जगह 1150 दिया होगा। तो ये बिल्कुल एक्यूरेट नहीं हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से इस लोहे में अशुद्धि की मात्रा होगी उसी तरह से इसका गलनांक पॉइंट बढ़ता और घटता रहेगा। जैसे मान लीजिए इसमें ज़्यादा सल्फर है और शुद्धि है, कार्बन की मात्रा ज़्यादा है, तो बहुत जल्दी ये गल जाएगा, कम टेम्परेचर पर गल जाएगा। थोड़ा बहुत प्योरिटी है, बहुत शुद्ध है, तो ये 1250 तक चला जाएगा। तो ये किसी किसी बुक में 1200 दिया है, किसी में 1230 दिया है, किसी में 1100 दिया है। इसमें बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना है। जब एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा तो आपको बिल्कुल एकदम सटीक आंसर में ये क्या नाम ऑप्शन मिलेगा और आप नियरली लगा लेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है कास्ट आयरन। कास्ट आयरन जो हमारा होता है, इसको हम इंडस्ट्री में यूज करते हैं। मशीन या बॉडी या कोई भी पार्ट होता है, इसका जो ढांचा बनता है, स्ट्रक्चर बनता है, लगभग सारी मशीनों की जो ढांचा होती है ये कास्ट आयरन का ही बनाया जाता है। कास्ट आयरन का हिंदी होता है ढलवा लोहा, यानी गला करके और उसको एक संकचन सांचा में तैयार करके, जैसे कोई हमें पार्ट बनाना है तो उस तरह का एक संकचन सांचा बनेगा और सांचे में ही इस कास्ट आयरन को पिघला करके और उसमें डाल देंगे और उस प्रतिरूप का हमारा पार्ट बन के तैयार हो जाएगा। इसीलिए इसको बोलते हैं कास्ट आयरन। ये ढलाई के कार्य में इस्तेमाल होता है और इसको हम इस्तेमाल करते हैं, इसको हम बनाते हैं क्यूपोला भट्ठी में। क्यूपोला भट्ठी, क्यूपोला भट्ठी में बनाते हैं। क्वेश्चन कई बार पूछता है कि ब्लास्ट फर्नेस का व्यास कितना होता है, तो ब्लास्ट फर्नेस का देखिए, ब्लास्ट फर्नेस का जो व्यास होता है ना, वो हमारा 2 से 6 मीटर होता है और जो हाइट होती है, इसकी हाइट वो हमारा 30 मीटर की होती है। तो देखिए ब्लास्ट फर्नेस से 2 क्वेश्चन बनेगा। एक ब्लास्ट फर्नेस का व्यास पूछ सकता है तो 2 से 6 मीटर, दूसरा ब्लास्ट फर्नेस यानी धमन भट्टी का हाइट पूछेगा, तो वो हमारा 30 मीटर होता है। और ब्लास्ट फर्नेस किस काम में आता है, तो पिग आयरन के उत्पादन में। और पिग आयरन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, गलनांक बिंदु होता है कितना, तो 1250 होता है। अगला पॉइंट कास्ट आयरन, तो कास्ट आयरन का क्यूपोला भट्ठी में प्रोडक्शन करते हैं, उत्पादन करते हैं। और क्यूपोला भट्ठी का जो व्यास होता है वो 1 से 2 मीटर होता है और इसकी जो हाइट होती है
क्यूपोला भट्ठी की जो हाइट होती है ये जनरली 6 मीटर, क्यूपोला भट्ठी की जो हाइट होती है वो नहीं 12 मीटर की होती है। यानी क्यूपोला भट्ठी की जो हाइट होती है वो 12 मीटर और क्यूपोला भट्ठी का जो व्यास होता है वो 1 से 2 मीटर। ये भट्ठी कैसे बनी होती हैं तो अग्नि ईंट जो होती है उसको चला करके और उसके बाहर एक मोटी चादर की जो स्टील की मोटी चादर होती है उससे उसको गेना जाता है। ऊपर से हम यस्क को डालते हैं, नीचे हमारा गालक पदार्थ जैसे कोक हो गया, कोयला हो गया, ये सब चीज़ रहता है और ऊपर से ही हम खनिज पदार्थ को डालते हैं और गलता है। गलने के बाद उसमें केमिकल से रिफाइन करके उसके जो स्लैग होता है या जो गालक के बाद जो गलने के बाद जो उसमें अशुद्धियाँ होती हैं ऊपर आ जाता है, नीचे लोहा बन लेता है। नीचे से हम गेटअप के द्वारा निकाल लेते हैं, निकाल के लेडल से ले करके उसको चाकी के रूप में ढाल लेते हैं। इस तरह से हमारा पिघला करके खनिज से लोहा प्राप्त किया जाता है जिसको पिग आयरन बोलते हैं। ये सब चीज़ हो गया। उसके बाद से ये हमारा रॉट आयरन, इसका भी अगर हम बात करें कास्ट आयरन का तो कास्ट आयरन का जो टेम्परेचर होता है ये 1520, यानी गलनांक जो टेम्परेचर होता है, गलनांक बिंदु होता है वो 1520 डिग्री सी होता है। उसके बाद से आए इसमें एक और चीज़ देखते हैं कि पिग आयरन में कार्बन की जो मात्रा होती है वो 2 से 5% होती है। सी का मतलब कार्बन आप समझिएगा, यानी पिग आयरन में कार्बन की मात्रा 2 से 5% और कास्ट आयरन में कार्बन की मात्रा हमारा होता है ये 2 से 4%, 2 से 4%। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछता है कि पिग आयरन में कार्बन की मात्रा होती है तो 2 से 5% और कास्ट आयरन में कार्बन की मात्रा तो 2 से 4%। उसके बाद आता है रॉट आयरन, तो रॉट आयरन को हम बोलते हैं पिटवा लोहा और रॉट आयरन को जो हम प्रोडक्शन करते हैं तो रॉट आयरन का प्रोडक्शन हमारा होता है, यहाँ लिख दे रहे हैं हम, पुडलिंग फर्नेस लिख दे रहे हैं, हिंदी में ही लिख दे रहे हैं। पुडलिंग भट्ठी बोलते हैं। रॉट आयरन सबसे शुद्धतम लोहा होता है वो रॉट आयरन होता है, क्योंकि इसमें कार्बन की जो परसेंटेज होती है, कार्बन की जो परसेंट होती है वो 0.01% होता है। कार्बन की परसेंट सबसे कम कार्बन किसमें होता है तो रॉट आयरन में, और ये सबसे मेलिएबल भी होता है। मेलिएबल का मतलब होता है मुलायम। हमने यांत्रिक गुण के बारे में पढ़ा है कि मेलिएबिलिटी क्या होती है, डक्टिबिलिटी क्या होती है, ये सब चीज़ पढ़ा दिए हैं, बता दिए हैं कि डक्टिबिलिटी, मेलिएबिलिटी, हार्डनेस, टफनेस ये क्या होता है, ये सब यांत्रिक गुण है। तो यांत्रिक गुण के बारे में मैंने पढ़ा दिया, वहाँ से उसको जान लीजिएगा। तो ये सबसे मेलिएबल होता है कौन, रॉट आयरन। उसके बाद से इसका जो गलनांक बिंदु होता है ये 1620 के नियर अबाउट होता है। 1550 से 1620। ये देखिए बाबू, ये जो हमारा गलनांक बिंदु होता है डिग्री सी, और इसमें 0.01% कार्बन की मात्रा होती है। ये जो गलनांक है ये डिपेंड करता है इसमें कितनी अशुद्धि है। अगर अशुद्धि बहुत ज़्यादा होगी तो गलनांक बिंदु कम होगा, और अशुद्धि बहुत कम होगी तो गलनांक बिंदु अधिक होगा। तो ये अलग अलग बुक में अलग अलग दिया हुआ है इसका वैल्यू, तो इससे आपको घबराना नहीं है। जब आपका एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो ऑप्शन आपके बहुत वेरिएबल होगा। मतलब वेरिएबल का मतलब कि आप जैसे जान रहे हैं कि यहाँ इसको 1550 है तो ऑप्शन में दिया रहेगा 1230, 1520, 1800, 2600। तो आप क्या जानेंगे 1200 हो नहीं सकता है, 1500 के नियर अबाउट, तो आराम से आप लगा लेंगे, घबराइएगा मत। पुडलिंग भट्ठी ये हमारी इलेक्ट्रिक फर्नेस के रूप में होती है, और इसमें हम रॉट आयरन का इस्तेमाल प्रोडक्शन करते हैं। रॉट आयरन का मतलब होता है पिटवा लोहा। पिटवा लोहा हमारा गलनांक बिंदु 1550 से 1620 डिग्री सी होता है, और इसमें कार्बन की मात्रा 0.01% होती है। ये सबसे शुद्ध लोहा होता है। उसके बाद से ये सबसे मेलिएबल होता है। मेलिएबल का मतलब मुलायम। मुलायम का मतलब क्या होता है कि ये धातु का वह गुण जिसको पीट करके चादर के रूप में फैलाया ना सके, बिना टूटे फूटे वो फैल सके, वह गुण क्या कहलाता है, मेल्डिबिलिटी का गुण कहलाता है, यानी मुलायमपन का गुण कहलाता है। ठीक है। उसके बाद आता है स्टील। तो स्टील के बारे में हम बात करें तो मेनली स्टील हमारा
4 प्रकार का होता है। कौन कौन? एक लो कार्बन स्टील, एक मीडियम कार्बन स्टील, एक हाई कार्बन स्टील और एलाई स्टील। और इसी को मॉडिफाई करके कम अधिक उसमें कोई और, जैसे वेनेडियम मिला दिया, निकिल मिला दिया, क्रोमियम मिला दिया, निकिल और क्रोमियम मिला दिया तो स्टेनलेस स्टील हो गया। उसको उसमें कार्बन की जो मुक्त कार्बन है, मुक्त कार्बन की मात्रा को कम कर दिया तो माइल्ड स्टील हो गया, जिसको मृदु इस्पात कहते हैं। तो इसको मॉडिफाई करके इसके यांत्रिक गुण में चेंजिंग करके हम अलग अलग नाम से जानते हैं। लेकिन मेनली स्टील कितने प्रकार का होता है? 4 ही प्रकार का होता है। कौन कौन? तो यहाँ पे मैंने लिख दे रहा हूँ और इसको हम समझा भी दे रहे हैं, आप समझ लीजिएगा कायदे से और ध्यान से पढ़िएगा, इसको नोट बना लीजिएगा। एक होता है लो कार्बन स्टील और एक होता है मीडियम कार्बन स्टील और एक होता है हाई कार्बन स्टील। लो कार्बन स्टील और इसी का एक भाग होता है जो चौथा है, उसी को हम बोलते हैं एलाई स्टील। ठीक है, तो लो कार्बन स्टील में कार्बन की परसेंटेज भी पूछ सकता है और ये स्टील का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, टोटल स्टील का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 1650 डिग्री सी होता है। और ये जो हमारा स्टील होता है इसका प्रोडक्शन इलेक्ट्रिक फर्नेस में, बहुत सारे ओपन हर्थ फर्नेस है, पुडलिंग भी फर्नेस है, इन सब फर्नेस में इसका प्रोडक्शन होता है। जनरली इसको 2 तरीका से बनाया जाता है, एक कास्ट स्टील और एक रोल्ड स्टील। कास्ट स्टील का मतलब ये होता है कि उसको गला करके कास्टिंग कर लें। रोल्ड स्टील का मतलब क्या होता है? उसको रोलरों से बेल कर चादर के रूप में उसके छोटे छोटे बिल्ट्स होंगे और उनको रोलर से बेल करके और हम तैयार करेंगे, उसको रोलिंग स्टील्स बोलते हैं, कुटित स्टील बोलते हैं हिंदी में। तो ये आप समझिए कि लो कार्बन स्टील में कार्बन की जो मात्रा होती है 0.15 से 0.3% तक होता है। और इसमें मीडियम कार्बन स्टील में 0.3 से लेकर के 0.7% तक होता है और हाई कार्बन स्टील में 0.70 से लेकर के 1.5% तक होता है। देखिए ये भी वैल्यू कई जगह कई किताब में अलग अलग दिया होगा, मतलब अनवेरिएबल होगा। कई जगह दिया है कि 0.15 से लेकर के 0.45 यानी 0.45% तक होता है। कई किताब में 0.30% तक दिया है। तो घबराने की बात नहीं, आप ऐसे याद रखिएगा 0.15 से लेकर के 0.3% लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील में 0.03 से लेकर 0.70% तक और हाई कार्बन स्टील में 0.70 से लेकर के 1.5 तक, यानी सबसे अधिकतम इसी में होता है, इसीलिए इसको हाई कार्बन स्टील भी बोलते हैं। और इससे इसमें कार्बन की मात्रा बढ़ा दे, जैसे मान लिया 1.5%, 1.5 का मतलब 1.5%, यानी 1.5% यही 2% में करेंगे या 2% के करीब पहुंचाएंगे तो किस में चला जाएगा? कास्ट आयरन में चला जाएगा, क्योंकि कास्ट आयरन में लोहे में जो कार्बन की मात्रा होती है वो 2 से 4% होती है। क्लियर हो गया? ये चीज़ हो गया। अब एलाई स्टील की अगर हम बात करेंगे तो एलाई स्टील किसको कहते हैं? एलाई स्टील का हिंदी होता है मिश्र इस्पात। मिश्र इस्पात यानी वे इस्पात जिसमें अन्य तत्व का मिश्रण है, उसी को हम मिश्रित इस्पात कहते हैं, एलाई स्टील बोलते हैं। जैसे हमारा निकिल, क्रोमियम, कोबाल्ट, टंगस्टन, वेनेडियम, मोलेडियम, तो इनका अलग अलग यांत्रिक गुण होता है और जैसे हमको इस्तेमाल करना होता है स्टील को उस हिसाब से उसको बनाते हैं। जैसे हमको जंग रोधी बनाना है तो उसमें निकिल और क्रोमियम को मिला देंगे। जैसे लेथ मशीन का कटिंग टूल बनता है तो वो बहुत मतलब हीट होता है और उसमें कर्तन क्षमता ज़्यादा होनी चाहिए, तो उसके लिए कोबाल्ट मिला देते हैं, कर्तन क्षमता बढ़ जाता है। और टंगस्टन मिला देते हैं, उसकी बहुत हार्डनेस बढ़ जाती है। कार्बन मिला देते हैं, उसकी टफनेस बढ़ जाती है। उसमें निकिल और क्रोमियम मिला देते हैं, वो संक्षारण रोधी बन जाता है। तो जिस ढंग से हमको यूज करना होगा उस तरीके से वो हमारा जो एलाइंग एलिमेंट होगा यानी मिश्रित तत्व होंगे उस अनुपात में उसको मिलाएंगे और उसी को बोलते हैं हम एलाइंग
स्टील या एलॉय स्टील या मिश्र इस्पात। तो आज के लिए बस इतना इसमें हम बताएं, और इसके नोट्स आपको हम PDF में मिल जाएगा, और इस चीज़ को आप गौर से पढ़िएगा, ज़रूर देखिएगा। इस लॉकडाउन में इतना दयनीय परिस्थिति में भी आपके साथ हम लोग क्लास दे रहे हैं, तो इसका उपयोग करिएगा, दुरुपयोग ना करिएगा। आप पढ़ाई करिए अच्छे से, और ये लॉकडाउन का जो रूल रेगुलेशन है उसका फॉलो करिए। स्वस्थ रहिए, अच्छे से रहिए। आज के लिए इतना, धन्यवाद।